Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 41st question of the geography. As you know, we have already covered so many videos regarding political science, economics, and political science. If you have not watched, please visit all of that and enhance your knowledge regarding government competitive exam syllabus. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द 41st क्वेश्चन। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा पेयर करेक्ट है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम ऑफ द मार्स मिशन एंड द कंट्री। होप जो मार्स मिशन है, जो मंगल ग्रह पे जाने का होप मिशन है, वो किसका? जापान का है। एंड मार्स ऑर्बिटर मिशन इंडिया का है। एंड द थर्ड वन इज तियानवान वन इज चाइना का है। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको साथ के साथ आंसर मार्क करते हुए चलना है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, हैबिट रहेगी, चीज़ें यादें रहेंगी और आप आगे जाके क्वेश्चन पेपर में अच्छा करोगे एग्जाम टाइम पे। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करा हुआ है क्वेश्चन आंसर। ए है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, और सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर सेकेंड एंड थर्ड है। पहला पेयर इनकरेक्ट है। जो होप मिशन है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, यूएई जो अरब कंट्रीज है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बोलते हैं इसको, तो इसने पहला मिशन अपना भेजा है मून पे, तो उसको बोलते हैं होप। और ये जो मिडल ईस्ट कंट्री बोलते हैं या उसको अरब कंट्री बोलते हैं, उनमें से सबसे पहला कंट्री है जिसने अपना मिशन भेजा है। जुलाई 2020 में भेजा था इसने मार्स पे अपना होप नाम से। और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो सबसे कम खर्चे में हमने पहुंचा था मोम 2013 में, आपको याद होगा, मंगलयान बोलते हैं, तो ये इसरो ने लॉन्च किया था मंगलयान 1। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज Tianwen-1 क्या है? चाइना का है। ये चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये मार्स पे भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इन वीडियो को शेयर कीजिए, आप भी देखिए, क्योंकि ये जो भी मैं आपको कंटेंट यहाँ पे दे रहा हूँ या प्रोवाइड करा रहा हूँ वो एक पेड कंटेंट है, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके पक्का एग्जाम में आएंगे। इनमें से ही वन लाइनर बन के आएंगे या आपका ऐसे के ऐसा भी आ सकता है। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 42nd क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियाज इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम। मतलब पीछे बातों में ये आया था कि यहाँ पे एनवायरनमेंट में भी हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं और ऊपर स्पेस में भी डिग्रेडेशन कर रहे हैं, कि उसके सर्विलेंस के लिए क्या सिस्टम रखा गया है कि डेब्रिस वहाँ पे मलबा बन रहा है, जो सैटेलाइट हम छोड़ रहे हैं वो यूटिलाइजेशन नहीं रहते, फिर भी वो काम के नहीं रहते, तब भी वहीं पे पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो उससे क्या है हमारे स्पेस में डेब्रिस होता है। उसके सर्विलेंस के लिए कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई द इसरो। क्या इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है? इट यूजेज ए कंस्टेलेशन होता है धूमकेतु ऑफ नैनो सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट ये रहता है कि एक तो जो कम हाइट पे रहता है उसको लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं, जो ज़्यादा हाइट पे रहता है उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में क्या है, सर्विलेंस करने के लिए किया गया है। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज इट इज़ इंडिया फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। तो क्या इंडिया का ये पहला जो मलबे को मॉनिटर कर रहा है, ट्रैक कर रहा है, क्या पहला ऐसा सिस्टम है? विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, और सी है सेकेंड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द दिगांत्रा, इंडिया फर्स्ट एयर एंड स्पेस सर्विलेंस कंपनी। मतलब ये सबसे पहली प्राइवेट कंपनी है जो दिगांत्रा, उसने ये लॉन्च किया है। दिगांत्रा इज ए प्राइवेट कंपनी बेस्ड कंपनी, बेंगलोर में है जो। द सर्विलेंस सिस्टम विल प्रोवाइड ग्लोबल रियल टाइम अर्थ कवरेज, जो अर्थ का पूरा कवरेज करेगा बाय डिप्लॉइंग ए कॉन्स्टलेशन ऑफ द कोस्ट एफिशिएंट नैनो सैटेलाइट इन द लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में नैनो सैटेलाइट 10⁻⁹ को नैनो बोलते हैं, तो नैनो इतना छोटा सैटेलाइट छोड़ेंगे जो आपका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मॉनिटर करेगा पूरे अर्थ का। और द सर्विलेंस सिस्टम इज इंडिया फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रिस मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम। ये सर्विलेंस के लिए पहला ऑर्बिट स्पेस मॉनिटरिंग सिस्टम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43rd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ टू कंट्रीज लाई अलोंग द सेम लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, जो ऐसी रेखाएं होती हैं लैटिट्यूड, ऐसे होता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड के बारे में बोला गया कि अगर कोई दो देश सेम लैटिट्यूड पे रिजाइड करते हैं या बसते हैं, देन सन राइजेज एट द सेम टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लॉन्गिट्यूड। मतलब उन्होंने वहाँ पे सन इकट्ठे टाइम पे राइज होगा, उगेगा। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज अनलाइक लैटिट्यूड देयर इज नो स्पेसिफिक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड। जैसे हम इक्वेटर को 0 डिग्री बोलते हैं, तो ऐसे तो क्या है, हमने इसे माना हुआ है, तो क्या ये पूछ रहा है लॉन्गिट्यूड में कोई स्पेशल 0 नहीं होता, जैसे इक्वेटर की तरह कुछ हमने मान नहीं रखा कैसा। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबोव आर करेक्ट। ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड डी है नाइदर वन नो टू। इसका करेक्ट आंसर बी है। फर्स्ट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि अगर मान लो सेम लैटिट्यूड पे दो कंट्री रहेंगे तो वहाँ पे सेम टाइम पे सूर्य उदय नहीं होगा, उदय नहीं होगा, क्योंकि जो क्या है सनराइज और सनसेट का डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। लॉन्गिट्यूड पे भी डिपेंड करता है, लैटिट्यूड पे भी, एल्टीट्यूड पे भी, लोकेशन इन रिलेशन टू द स्पेसिफिक टाइम जोन। जैसे टाइम जोन से उसकी कितनी दूरी है तो उसमें भी हम देखते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए सिंगल वेरिएबल, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट ये है कि अगर सेम लैटिट्यूड पे होंगी देश तो उनका दिन की जो सिमिलर डे लेंथ, लंबाई बराबर होगी। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अनलाइक लैटिट्यूड देयर इज नो स्पेसिफिक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड, कोई सेंट्रल लॉन्गिट्यूड नहीं है। जो हम इंडियन मेरिडियन जो ग्रीनविच बोलते हैं, जो ऐसे रेखा रहती है, उसको ही हम अपना बेंचमार्क मानते हैं और उधर से ही हम डिसाइड करते हैं कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और इससे ही हम और लॉन्गिट्यूड का मेजरमेंट करते हैं। उससे ही ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम बांटते हैं ग्लोब को। 44th क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। मतलब ब्रह्मांड के बारे में ओरिजिन कब हुआ, उदय कब हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, एडविन हबल, जैसे हब्बल टेलीस्कोप आपने सुना होगा, तो इसलिए वो हब्बल नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, इसलिए हब्बल टेलीस्कोप बोलते हैं। हब्बल प्रोवाइडेड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। हब्बल ने बताया कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा था, ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है। एंड द सेकेंड वन इज होयलेज कंसेप्ट, ये भी एक साइंटिस्ट थे। होयल्स कंसेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट फर्दर क्लैरिफाइड दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एट ए स्टेडी एंड कंसिस्टेंट रेट। मतलब कि होयल का कंसेप्ट ये था कि फर्दर क्लासिफाइड द यूनिवर्स एक्सपेंड, ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है स्टडी और स्लो कंसिस्टेंट रेट पे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड डी है नाइदर वन नॉर टू। इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, सॉल्यूशन ए करेक्ट है इसका। द ओरिजिन ऑफ द बिग बैंग थ्योरी, मतलब बिग बैंग थ्योरी जो हमने पढ़ी है कि हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड होता जा रहा है, एडविन हबल ने दी थी। एडविन हबल प्रोवाइडेड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग। इट आल्सो डिस्कवर्ड दैट गैलेक्सी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। जो गैलेक्सी की, मान लो हमारी गंगा, आकाश गंगा बोलते हैं, उसकी वेलोसिटी है उसकी डिस्टेंस के बराबर होती है। गैलेक्सी आर द ट्वाइस एज फार फ्रॉम द अर्थ, मूव ट्वाइस एज फास्ट। मतलब हमसे 2 गुना दूरी पे हैं तो वो 2 गुना ही फास्ट एक्सपेंड होंगी। इन कॉन्ट्रास्ट टू द कंसेप्ट ऑफ द गिवन बाय एडविन हबल, होली मतलब जो हबल ने दिया उसका अपोजिट में होल ने बोला हुआ था कि कंसेप्ट ऑफ द स्टेडी स्टेट कंसिडर दैट यूनिवर्स टू बी रफली एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। उसने बोला कि यूनिवर्स है एक ही जगह पे रहता है, वो एक्सपेंड नहीं कर रहा है। हाउएवर द मोर रिसर्च एंड एविडेंस द साइंटिफिक कम्युनिटी एट प्रेजेंट फेवर आर्गुमेंट ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो फेवर कर रहे हैं जो मान लो हब्बल की थ्योरी थी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स वाली, वो आज सब सहमत है उससे, प्रोपाउंड कर रहे हैं उसको आगे फर्दर उसमें रिसर्च कर रहे हैं। 45th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज फाउंड टू बी कॉमन ऑन द माउथ्स ऑफ द लार्ज रिवर्स सच एज गंगा, कोंगो, हडसन, मिसिसिपी। मतलब जो बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा है या कोंगो है, हडसन है, मिसिसिपी है, तो उसके बारे में फीचर्स बताए गए हैं कि कॉमन फीचर क्या है, इन लार्ज नदियों के मुंह पे क्या बनते हैं उनको बताते हैं। सी माउंट, टीला बनता है क्या,
बी है ओशियनिक ट्रेंच बनते हैं, सी है सबमरीन कैनियन बनते हैं, अंत समुद्री घाटियाँ या गोट्स बनता है, निमग्न द्वीप बोलते हैं जिसको। इसका आंसर सी करेक्ट है। आप अपना आंसर साथ के साथ मार्क करते चला करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले, और तब अगर आपका आंसर करेक्ट हो रहा तो अच्छी बात है, अगर गलत हो रहा कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे सीख के जा रहे हो और आपको पेपर में याद रहना चाहिए। मेन हमारा मोटो ये है। द सबमरीन कैनियन मतलब जो समुद्री घाटियाँ हैं, कैनियन बोलते हैं उनको इंग्लिश में, इज ए स्टीप साइडेड वैली, मतलब जो बिल्कुल स्टीप खड़ी जो साइडेड वैली होती है, इनटू द सी बेड ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप। आपको पता है कि जैसे ही पृथ्वी एक तरह से नहीं खत्म होती, स्लोप आते आते हम ओशियन में जाते हैं और एकदम से फिर हम कॉन्टिनेंटल सेल्फ में आ जाते हैं। पहले स्लोप रहता है फिर सेल्फ आ जाता है, जो कम गहरा होता है उसको हम कम गहरा बोलते हैं उसको। हैविंग नियरली वर्टिकल वॉल्स, मतलब ये जो वर्टिकल वॉल रहती है उसके पहले है ये। द अक्कर अराउंड द कोस्ट ऑफ द अराउंड मैनी कैनियंस आर दी एसोसिएटेड विद द माउथ्स ऑफ द लार्ज रिवर। कैनियंस है जो समुद्री घाटियाँ इसके कोंगो, हडसन, मिसिसिपी और गंगा नदी के आसपास बनती हैं। ए, बी और डी करेक्ट इनकरेक्ट हैं। सी माउंट और ओशियनिक ट्रेंच एंड ग्यार्ड्स आर द फीचर ऑफ द ओशियन बॉटम रिलीफ, मतलब समुद्र की तली में बनते हैं ये। सी माउंट हो गया, ओशियन ट्रेंच हो गया या गाइड्स हो गया। हैंस दीज आर नॉट रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द रिवर, रिवर का इनमें कोई एक्शन नहीं होता। अब सी माउंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन कवर नहीं हो रहा, आपका फुल सिलेबस कवर हो रहा है। आप ये ध्यान रखो कि 10 क्वेश्चन हम करते हैं, उससे आपको पूरी ज्योग्राफी की नॉलेज हो रही है। और अगर आप इसके वीडियो साथ साथ देखते रहोगे तो आपके सारे पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। सी माउंट्स आर द अंडर वाटर माउंटेन्स दैट राइज हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द फीट अबव द सी फ्लोर, जो समुद्र के तले में बनते हैं, मतलब सी फ्लोर में बनते हैं। एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे उसको बनने में, और ये माउंटेन्स बन गई, जैसे पर्वत पहाड़ बन गए। क्या है? एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, जो ज्वालामुखी कभी हमें मतलब उजागर हुए थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए हैं। दैट क्रिएटेड पाइल्स ऑफ द लावा व्हेन एक्टिव, मतलब एक्टिव थे जब इन्होंने लावा क्रिएट कर दिया, वही सी माउंट है जो समुद्र में सी माउंट बोलते हैं उसको। गाइड्स आर दी फ्लैट टॉप सी माउंट, गाइड्स क्या होते हैं? जिनकी फ्लैट टॉप हो जाती है, नुकीली नहीं रहती, घिस जाती है, उसको सी माउंट बोलते हैं। गाइड्स को, सी माउंट को जो फ्लैट हो जाती है उसको गाइड्स बोलते हैं। एंड ओशियनिक ट्रेंच जैसे आर दी वेरी डीप टोपोग्राफिक डिप्रेशन ऑफ रिलेटिव नैरो विड्थ, इनकी कम विड्थ होती है, डिप्रेशन होता है, वहाँ से धरती नीचे खिसक जाती है। द ओशियनग्राफी फीचर्स ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर, मतलब ये डीपेस्ट पार्ट होता है, जैसे मरियाना ट्रेंच बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक है, जहाँ से शिप गुजरते हुए भी दिक्कत होती है, या वहाँ पे जो शिप जाता है मिलता ही नहीं है। 46 क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द गोल्ड माइन्स ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। गोल्ड माइन, सोने की खान के बारे में संसार में जो है उसके बारे में बात की गई है। स्टेटमेंट 1 है ग्रासबर्ग माइन इज लोकेटेड इन इंडोनेशिया, जो ग्रासबर्ग नाम है क्या वो इंडोनेशिया में है। एंड मोरंटाउ माइन इज ए located in the Australia. And the third one is Boddington mine is located in Uzbekistan. बोडिंगटन क्या उज्बेकिस्तान में है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ये ज्योग्राफी के मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपकी ग्रासबर्ग खान कहाँ पे है, या मुरुंतो कहाँ पे है, या बोडिंगटन कहाँ पे है। ए फर्स्ट ओनली करेक्ट है, या सेकंड ओनली करेक्ट है, या सेकंड एंड थर्ड, या डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो आपका ए आंसर करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है इसमें बस। ग्रासबर्ग, आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ग्रास जैसे घास होता है, घास इंडोनेशिया की बहुत अच्छी है, इसलिए ग्रासबर्ग माइन जो है इंडोनेशिया में, आप आगे याद रखोगे। वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब गोल्ड रिजर्व है इंडोनेशिया में, जहाँ पे ग्रासबर्ग बोलते हैं। और इसमें सेकंड लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व है, सबसे बड़ा तो गोल्ड का है और फिर कॉपर रिजर्व भी है यहाँ पे। और मोरंटाउ माइन इज लोकेटेड इन उज्बेकिस्तान, मतलब उज्बेकिस्तान में भी गोल्ड मिलता है, सोना मिलता है, वहाँ पे खान है। एंड द थर्ड वन इज, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, मान लो सेकंड को कि मोरंतो माइन इज लोकेटेड इन उज्बेकिस्तान, जो मरने जा रहे हैं, क्योंकि उज्बेकिस्तान में कम मान लो गरीबी है, आप ऐसे सपोज कर सकते हो, वहाँ पे मरने जा रहे हैं बंदे, तो इसलिए गोल्ड की खान मोरंतो वहाँ पे है। एंड द थर्ड वन इज बोडिंगटन माइन क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि बॉडी ऑस्ट्रेलिया के बंदों की अच्छी रहती है, लंबे ऊंचे रहते हैं, तो इसको आप ऐसी ट्रिक से याद कर सकते हैं, और अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि आप लंबे टाइम तक याद सकें। और मेन है हमारा एग्जाम क्लियर करना मोटो, अगर लंबे टाइम तक याद रहेगा तो हम एग्जाम ईजिली कर देंगे और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे वहाँ पर जाने पर।
और ये हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है आपको आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब ये पेयर दिए हुए हैं, क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है और उनकी रीजन है कहाँ कहाँ पे, उसको ये नाम से पुकारा जाता है। जैसे झूमिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोलते हैं क्या, मिल्पा इंडोनेशिया में बोलते हैं, लद्दाख सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं, एंड केंगिन फिलीपींस में बोलते हैं, एंड दहियार क्या बुंदेलखंड इंडिया में बोलते हैं, या कुमारी वेस्टर्न घाट इंडिया में बोलते हैं। विच ऑफ द अबव पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इनकरेक्टली पूछा गया, गलत कौन सा है पेयर इनमें से दिए गए हैं। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फिफ्थ एंड सिक्स्थ, और डी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। इसका सॉल्यूशन बी करेक्ट आंसर है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाज वाइडली प्रैक्टिसाइज्ड बाय द मेनी ट्राइब्स इन द ट्रॉपिक्स स्पेशली इन द अफ्रीका। मतलब ये बोला गया है कि जो ट्रॉपिक्स जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में देश है, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। और ये उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी होती है, साउथ में और सेंट्रल अमेरिका में भी होती है। मतलब साउथ अमेरिका में भी होती है और सेंट्रल अमेरिका में भी होती है। साउथ एंड ईस्ट एशिया वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर। मतलब वेजिटेशन है जो वहाँ पे पेड़ पत्ते पौधे हैं उनको आग लगा के जला दिया जाता है। और एसिड एड्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो वहाँ पे राख बच जाती है वो फर्टाइल बनाती है लैंड को वहाँ पे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दस आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। मतलब आगे से आपको क्वेश्चन आएगा तो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, जो जगह जगह जला के फिर वहाँ पे फर्टाइल लैंड कम हो जाती है तो आगे जाके यही प्रोसीजर वो आगे करते हैं। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग बोलते हैं। एंड सेकंड पेयर इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिमो में इसको मिल्पा बोलते हैं, मिल्पा। एंड द थर्ड वन इज इनकरेक्ट, इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लद्दाख बोलते हैं। फोर्थ करेक्ट है, फिलीपींस में कैनगिन बोलते हैं। फिफ्थ है बुंदेलखंड जो है एरिया में सेंट्रल इंडिया में, इसको दहियार और वेवार कल्टीवेशन बोला जाता है, दहियार और वेवार। आपको ये बहुत याद रखना, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स्ट में कोई भी आपके स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है। दहियार और वेवार कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, जो कि बुंदेलखंड एरिया में, उसको झूम कल्टीवेशन को ही या स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन को ही बोला जाता है। तो आप चीज़ें रिवाज करोगे तभी याद रहेंगी, नहीं तो आप टेंडेंसी रहेगी कि आप भूल सकते हो। सिक्स पेयर है, वेस्टर्न घाट केरला में इसको कुमारी बोला जाता है। ये तो बहुत इजी चीज़ है कि आपको वेस्टर्न घाट जो हमारा केरला के आसपास का एरिया है वहाँ पे कुमारी बोला जाता है झूम कल्टीवेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मेडन जूलियन ओसिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। मेडन जूलियन ओसिलेशन बोलते हैं तो इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, क्या MJO इज एन ईस्टवर्ड मूविंग पल्स। क्या ईस्टवर्ड, जो ईस्ट, मान लो ईस्ट में जो हमारा मैप का ईस्ट है तो उसकी तरफ जो क्लाउड एंड रेनफॉल नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, तो उसके क्या है, उसकी तरफ जो ईस्ट की तरफ जो बढ़ती है पल्स है, क्लाउड बादल और रेनफॉल जाएगा, क्या उसको ही MJO बोलते हैं। एंड effects of the MJO most evident over the Indian Ocean और वेस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। जो इक्वेटर के पास मान लो वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशियन है, क्या उस पर वो करते हैं, इफेक्ट डालता है। MJO इन्फ्लुएंस द अल निनो साउथ ओसिलेशन साइकिल। क्या अल निनो आपने पढ़ा होगा कि मानसून पे बहुत इफेक्ट डालता है, कि टेम्परेचर बढ़ने से मानसून पे इफेक्ट डालता है। अल निनो ला निनो साइकिल आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो उसके बारे में आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा करेक्ट है। ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, और सी है थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका करेक्ट आंसर बी है। जो मेडन जूलियन ओसिलेशन है कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय ईस्टर्न मूविंग, मतलब पल्स और क्लाउड, जो ईस्टर्न की तरफ क्लाउड बादल जाते हैं, रेनफॉल जाता है, उसको ही बोलते हैं मेडन जूलियन ओसिलेशन। क्योंकि ये इस नाम के साइंटिस्ट ने मेडन जूलियन ने ये इस बारे में बताया था, तो इसलिए उसकी के नाम से ओसिलेशन होता है आपका उतार चढ़ाव पानी का, तो इसलिए उसको बोल दिया गया है। और ये एवरी 30 to 60 डे, 30 और 60 दिन के बीच में होता रहता है, रिकर्स बार बार होता है। effects of the Madam Julian Ocean are the most evident over the Indian Ocean and western equatorial the Pacific Ocean। मतलब इंडियन ओशियन में और वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ज़्यादा इफेक्ट रहता है।
with the movement of the pulse and area of enhanced to tropical rainfall first apparent over the western Indian Ocean। मतलब वेस्टर्न इंडिया में बारिश होती है दैट स्प्रेड्स ईस्टवर्ड इनटू द वार्म वाटर ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक। वेस्ट से जो के ईस्ट तक बारिश होती रहती है इसकी वजह से, और यही MJO बोलते हैं। और अल नीनो और ला नीनो पे इफेक्ट डालता है। इट डज नॉट, मतलब क्या है, इफेक्ट डालता है बट कोज नहीं है अल नीनो और ला नीनो का। अल नीनो ला नीनो का मतलब होता है जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है अल नीनो बन जाता है, ला नीनो जहाँ टेम्परेचर बिल्कुल डाउन कर जाता है। और ये फ्लक्चुएशन एनवायरनमेंट में होता रहता है, बट ये क्या है उसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 49th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ मास मूवमेंट। मतलब मास मूवमेंट के बारे में बताया गया स्टेटमेंट। जैसे सीरियल नंबर 1 है स्लम्प। स्लम्प क्या होता है, इनपरसेप्टिबिलिटी स्लो एंड स्टेडी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्लो फॉर्मिंग सोयल एंड रॉक। जो सोयल है या पत्थर का है एकदम से क्या मूवमेंट, स्लो एंड स्टेडी मतलब आराम आराम से धीरे धीरे होता है, क्या उसको स्लम्प बोलते हैं। लहर है, इट इज़ अ मड फ्लो, जो कीचड़ है दैट फ्लोज डाउन द कंपोजिट वेल्कनो। मतलब जो वेल्कनो ज्वालामुखी है क्या उससे नीचे बहता है लहर, उसको बोलते हैं मड फ्लो होता है। जो मड स्लाइड, द सैचुरेटेड फ्लो ऑफ द सोयल एंड डेब्रिस ऑफ द ऑन हिल साइड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हाई प्रेसिपिटेशन। मतलब ज़्यादा बारिश के टाइम पे क्या है, जो मिट्टी है आपकी या मलबा है वो हील से, पहाड़ी से नीचे गिरता है ज़्यादा बारिश के टाइम पे, उसको मड स्लाइड बोलते हैं। विच ऑफ द पेयर्स अबोव आर करेक्ट। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड एंड थर्ड, सी थर्ड और डी सेकंड ओनली। इसका बी आंसर करेक्ट है। स्लम्प क्या है, इनकरेक्टली है, क्योंकि स्लम्प उसको बोलते हैं एकदम से, स्लो एंड स्टेडी नहीं, जो बिल्कुल एकदम से गिरे उसको हम स्लम्प बोलते हैं। ये हम इकोनॉमिक्स में भी ये टर्म यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, लार्ज ब्लॉक ऑफ द सोइल, जो बड़ा मिट्टी का ब्लॉक है अलोंग विद ए कर्व सरफेस, जो मतलब कर्व है शेप उसमें सरफेस में, तो वो यहाँ से मान लो मिट्टी गिरती है अंडरकट स्लोप क्रीप, मतलब ये स्लो नहीं होती। ये क्या है, लार्ज ब्लॉक ऑफ द सोइल अलोंग द कर्व सरफेस ऑफ अंडरकट स्लोप्स क्रीप एज एन इनपरसेप्टिबली स्लो एंड स्टेडी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द, मतलब जो एकदम से पड़े तो उसको तो स्लम्प बोलते हैं, स्लम्प। और क्रीप जो आराम से धीरे धीरे गिरता है, स्लो स्टडी। तो अब ये अलग अलग टर्म दी गई हैं। मान लो कोई पहाड़ी से मिट्टी गिरती है एकदम से तो स्लम्प, और आराम आराम से गिरती है क्रीप। और लहर क्या है, मड फ्लो, जो कीचड़ है दैट फ्लो डाउन ए कंपोजिट वेल्कनो, ज्वालामुखी से धीरे धीरे कोई मड फ्लो गिरता है। इट इरप्ट्स कैरिंग मेल्टिंग आइस वोल्केनिक एस एंड अदर डेब्रिस, मतलब जो मलबा इसमें राख है और ये अदर डेब्रिस कोई अलग मलबा आइस आती है, मेल्टेड आइस आती है, तो इसलिए उसको हम मड फ्लो बोलते हैं, लहर बोलते हैं। लहर जो ज्वालामुखी से निकले। मड स्लाइड क्या है, सैचुरेटेड फ्लो ऑफ सोइल एंड डेब्रिस ऑन द हिल स्लोप्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाई प्रेसिपिटेशन, मतलब कोई पहाड़ी से ज़्यादा बारिश हो रही है तो एकदम से कोई चीज़ें गिरती हैं तो उसको हम मड स्लाइड कहते हैं। ये न्यूज़ में भी देखा होगा, मड स्लाइड से इतने घर गिर गए, न्यूज़ में आता रहता है। ये हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम के बारे में बताइए, इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। इट इज़ लॉन्च बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR इंस्टीट्यूट बोलते हैं, जो हैदराबाद में भी है और दिल्ली में भी है इसका हेडक्वार्टर। सेकेंड स्टेटमेंट, इट एक्ट्स एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर द रिसर्च इंटर्नशिप एंड द वर्कशॉप अक्रॉस द कंट्री। क्या इंटर्नशिप के बारे में या वर्कशॉप अक्रॉस द कंट्री रहता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबोव आर करेक्ट। एक्सेलरेट विज्ञान के बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सा करेक्ट है। ए फर्स्ट ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी फर्स्ट एंड सेकेंड एंड डी नाइदर वन नो टू। सॉल्यूशन इसका बी है। जो एक्सेलरेट विज्ञान हैज़ बीन लॉन्च बाय द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SCRB के द्वारा किया गया, नहीं तो CSIR के द्वारा नहीं किया गया, इसलिए वो इनकरेक्ट है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो मान लो स्टैट्यूटरी बॉडी उसको बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने डिस्कस किया था, जो एक लॉ के द्वारा बनाई जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको बोलते हैं जो संविधान में लिखी गई है, और हम एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको बोलते हैं सिर्फ गवर्नमेंट जैसे नीति आयोग ने प्रोविजन करके बना दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर था SERB, साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च बोर्ड है ये,
बोर्ड ऑफ मेंबर बोलते हैं, वैसे ये बोर्ड है। और सेकेंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर द रिसर्च इंटर्नशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड वर्कशॉप अक्रॉस द कंट्री। ये पहली तरह का ऐसा प्रोग्राम है और ये हिंदी में आपको आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That's all for today. I will come tomorrow with more questions, and friends, share among your friends who really need such type of content. Bye. Keep learning.